कोई भी नहीं है। पेड़ से जाके ठोकर दी गाड़ी। आजा। अरे बबलू भाई, अंदर तो देखो, ड्राइवर नहीं है। गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? सलाम साहब। क्या बात है? एक्सीडेंट के केस में सीआईडी को बुलाया तुम लोगों ने? सर मुझे लगा है नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इसीलिए। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा? सर आइए खुद ही देख लीजिए, आइए। सर दरवाजा खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने खोला इसे। सर इन लोगों ने। मैं देखता हूं। किसने देखा था पहले? क्या हुआ था? सर ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था सर। गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी अपने आप चल रही थी। अरे यार साफ साफ बताओ भाई। हाँ सर, गाड़ी में ड्राइवर नहीं दिखाई दिया और गाड़ी जाके सीधे पेड़ से टकरा गई। अरे क्या बात कर रहे हो? गाड़ी के अंदर ड्राइवर है, मना पड़ा है। नहीं सर, सच में गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, नहीं तो ये गाड़ी मेरी भी गाड़ी को टकराते हुए बच गई। लाश की हालत से तो लगता है कि गाड़ी काफी स्पीड में थी। सर गाड़ी बहुत स्लो थी, लेकिन इतनी स्लो में कोई मर कैसे सकता है? गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, हर चीज ऑटोमेटिक है, सेफ्टी डिवाइस भी ठीक है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन लोगों ने इसे ड्राइव करते हुए देखा ही नहीं। अच्छा, तो हो सकता है ये ड्राइवर पहले से घायल हो, जिसकी वजह से ये ड्राइविंग सीट से फिसल के स्टीयरिंग के नीचे जो जगह है वहां पे सरक गया और उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ हो। शायद इसीलिए नहीं दिखा होगा। कुछ पता चला कौन है? कुछ आईडी वगैरह? अरे हाँ, इसका नाम अमन है और उसका मोबाइल है पूरी तरह से टूट गया। और एक बात अभिजीत, ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, ये देखो इंजन अभी भी ऑन है, ऑफ नहीं हो रहा है। हो सकता है जब ये एक्सीडेंट हुआ हो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुआ उससे ये कार का कंप्यूटर क्रैश हुआ। यार ये लोग तो बोल रहे हैं कार बहुत स्लो थी जब टकराई। ऐसा इम्पैक्ट? कहीं कार के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की गई? हो सकता है। ठीक है, गाड़ी को पुलिस गैराज भेजते हैं और इसको फोरेंसिक लैब। मैंने इस गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है। इस कार को मॉडिफाई किया गया है, एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स जैसे कि? जो आम गाड़ियों में होता है उससे कहीं ज्यादा, जैसे कि एक्स्ट्रा एयर बैग्स, अच्छी क्वालिटी के शॉकअप्स, ज्यादा मजबूत कांच और अच्छी क्वालिटी के ज्यादा मजबूत सीट बेल्ट। ये देखो, निकोटीन पैच। निकोटीन पैच? ये तो सिगरेट छोड़ने के काम में आता है ना? हम गाड़ी के सिस्टम को कंप्यूटर से लिंक कर सकते हैं? जी हाँ मैडम, एक मिनट। मैम, किसी ने सेटिंग चेंज किया है। कार के सॉफ्टवेयर को हैक किया गया है। खिड़की के कांच से लेकर ब्रेक तक सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था। अगर सब कुछ कोई और कंट्रोल कर रहा था, फिर हादसे के बाद इंजन उसने बंद क्यों नहीं किया? टक्कर की वजह से कार का वायरलेस सिस्टम डैमेज हो गया था, इसलिए कार बंद नहीं हुई। गाड़ी को हैक किया गया? मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो मर्डर है। आप लोग? सीआईडी। इस आदमी पर कोई टैंकर चढ़ गया तो क्या? सारी की सारी हड्डियां टूट गई। कोई टैंकर वैंकर नहीं चढ़ा था इसके ऊपर साउंड के। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था यार। छोटा सा? और वो भी किसी ने करवाया था। आपके पति अमन का एक्सीडेंट हुआ है और वो नहीं रहे। आपको कैसे पता? अमन को कार नहीं चलानी चाहिए थी, वो कभी कार नहीं चलाता था सर।
क्योंकि उसे पता था कि छोटा सा झटका भी उसकी जान ले सकता है। पर आप लोग, मेरा मतलब है कि सीआईडी यहाँ पे। जी, क्योंकि हमें लगता है कि उनका खून हुआ है। खून? पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक्सीडेंट से पहले तो अमन मुझसे फोन पे बात कर रहा था, हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे कि अचानक फोन कट हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन फोन नहीं मिला। मैं समझ गई थी कि कुछ तो ठीक नहीं है। अमन कभी भी खुद गाड़ी ले जाकर इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता था। खुद ड्राइव नहीं करता है तो ड्राइव कौन करता है? सर, हमारा एक ड्राइवर है। कहाँ वो ड्राइवर? कहाँ है अभी? उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो छुट्टी पर है। कहीं उस ड्राइवर ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की गाड़ी में? नहीं सर, हमारा ड्राइवर बहुत ही भरोसेमंद इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। पिछले 15 साल से वो हमारे लिए कार चला रहा है। सर, इसके शरीर पर 7 जगह हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, 43 जगह हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं और 21 जगह माइन्यूट फ्रैक्चर्स हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके पहले भी इसके शरीर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो चुके थे जो अब हील हो गए। बस इन हड्डियों के टूटने की वजह से इसके शरीर के नाजुक अंग जैसे हार्ट, फेफड़े, ये सब डैमेज हो गए और मौत भी शायद इसी वजह से हुई है। सारुखी, ये जो निशान है स्क्वेरिश, ये कैसे निशान है? बस ये निकोटिन पैचेस के निशान है। इसके शरीर पे बहुत ज्यादा है। इसे सिगरेट पीने की लत थी और वो इसे छोड़ना चाह रहा था। निकोटिन पैचेस? अच्छा। और फिर यार अभी तारिका ने बताया कि इसके शरीर पर पुराने फ्रैक्चर्स के निशान भी हैं, बहुत सारे। ये पुराने फ्रैक्चर्स का क्या मतलब हो सकता है? अमन को ड्राइविंग तो आती थी ना? हाँ सर। तो फिर जोखिम किस बात का? अमन मेरे या आपकी तरह नहीं था सर। छोटे से छोटा झटका भी उसकी जान ले सकता था। ड्राइविंग की वजह से उसकी जान को खतरा था, इसीलिए हमने कार में भी काफी मॉडिफिकेशंस करवाई थी और ड्राइवर को भी कहा था कि कार आराम से चलाए। छोटा झटका भी उसकी जान ले सकता था? क्या मतलब? क्या कुछ था उसको? कोई प्रॉब्लम थी? सर, अमन का शरीर कमजोर था, नाजुक था। यार तू क्या कर रहा है? अरे तू ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट मतलब ब्रिटल बोन डिजीज? एग्जैक्टली, भंगुर अस्थि रोग। मतलब इसकी हड्डियां भंगुर हैं। और इसीलिए बॉस, इसकी हड्डियों को अगर जरा सा भी झटका लगे तो चकनाचूर हो सकती है। 25 से ज्यादा बार उसके फ्रैक्चर्स हो चुके थे। हमेशा खतरा रहता था उस पे। मुझसे जितना हो सके मैं उसकी सुरक्षा का ख्याल रखती थी ताकि उसे कोई झटका न लगे। घर में, कार में हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। यहाँ तक कि जब अमन को पता चला कि सिगरेट पीने से हड्डियां कमजोर होती है तो अमन ने पूरी कोशिश की सिगरेट छोड़ने की। तभी इतने मामूली एक्सीडेंट से भी ये हाल हो गया था शरीर का। लेकिन वो अचानक गाड़ी लेके कहाँ गया था? सर, मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो अकेला गाड़ी लेकर चला गया तो मुझे उसकी बहुत चिंता हुई और मैंने अमन को फोन किया। हेलो अमन। या बेबी बोलो। अच्छा, तो तुम खुद ड्राइव कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा ड्राइव करना कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते तक नहीं। वैसे ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसके लिए तुम खुद गाड़ी लेकर निकल गए? ड्राइवर तक का वेट नहीं किया गया तुमसे? जरूरी था स्वीटहार्ट, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं गाड़ी आराम से ही चला रहा हूँ। अमन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? देखो सुप्रीति, मैं मानता हूँ कि मैं सारी बातें तुमसे शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उलझुल बातें सोचने लग जाओ। है कुछ प्रॉब्लम्स, मैं उन्हें सॉल्व कर लूं, फिर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्रॉब्लम्स? तुम अभी क्यों नहीं बता सकते मुझे? क्योंकि ये सब खतरनाक है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। खतरनाक लोग?
ओह नो। अमन, अमन, हेलो। कौन सा प्रॉब्लम? और ये किन खतरनाक लोगों की बात कर रहे थे वो? कुछ पता है आपको? सर मैं कुछ नहीं जानती। अमन की किसी से कोई दुश्मनी, कोई बिजनेस राइवलरी वगैरह? इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन हाँ, मयंक और नेहा आपकी शायद कुछ मदद कर सकते हैं। मयंक और नेहा? ये कौन है ये लोग? मयंक पेशे से एक वकील है और अमन का दोस्त भी, और नेहा अमन की सेक्रेटरी थी। अच्छा, ये मयंक का ऑफिस कहाँ है? अमन सर का खून? आप मैं नेहा, अमन सर की सेक्रेटरी। लेकिन अमन की मौत तो एक्सीडेंट में हुई है ना? ये मौत तो एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन एक्सीडेंट अपने आप नहीं हुआ है। करिए बताइए कि आप दोनों मिस अमन को कब से जानते हो? मतलब कब से काम कर रहे हो उनके साथ? सालों से हम लोग साथ में काम ही नहीं करते थे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अमन की बीमारी की वजह से ज्यादातर बिजनेस वगैरह मैं ही हैंडल करता था। और नेहा जी आप? सिर्फ मैं और मयंक सर ही तो थे, अमन सर का पूरा बिजनेस संभालते थे। वैसे बिजनेस क्या है उनका? इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। हम लोग अलग अलग कंपनीज में पैसे लगाते थे और जब वो कंपनीज में मुनाफा होने लगे तो अपना परसेंटेज वापस ले लेते थे। ऐसी 50 कंपनीज है जहां पर पैसे लगाए थे अमन ने। किस तरह का कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे ये? वैसे तो कई सारी कंपनीज में पैसे लगाए थे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी 20-30 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में थी। फार्मा कंपनी या दवाइयों की कंपनी? जी, ये कंपनीज बहुत नुकसान में चल रही थी, लेकिन आपको तो पता ही होगा अमन की बीमारी के बारे में। और ये कंपनीज उसी बीमारी का इलाज निकालने की कोशिश कर रही थी, और अमन का सपना था कि इस बीमारी का इलाज संभव हो जाएगा तो किसी और को वो तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी जो उसे थी। और सर अभी तो उन कंपनीज में फायदा भी होना शुरू हो गया था। कोई दुश्मनी, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताते थे। अमन की वाइफ का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में वो परेशान लग रहा था। आपको जानती? परेशान तो थे, मगर मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे लगा काम का प्रेशर होगा बस। आपने बताया था कि दवाइयों की कंपनी जो नुकसान में चल रही थी उनमें से कुछ को फायदा होने लगा था। सबको नहीं सर, शायद एक को। मुझे उसकी डिटेल चाहिए। जी, मुझे अकाउंट चेक करना होगा। ठीक है। और मुनाफे के अलावा कोई ऐसी बात जो आपको अलग लगी या फिर कुछ अजीब सी हो, वो भी बता दीजिएगा। ये जादव है सर, अमन का ड्राइवर। काफी परेशान लग रहा है वो। देखते हैं। यादव? जी सर। अमन के ड्राइवर है ना? जी सर। क्यों छुट्टी पर क्यों गए थे तुम? साहब बीमार हूं और अमन सर ने मुझे खुद छुट्टी दिया था। मिस्टर अमन को तुम ही लेके जाते थे ना? जी मैडम, अमन सर मेरे साथ ही जाते थे। कभी वो कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेते थे। तो फिर तुम तो हमें बता सकते कि अमन साहब कहाँ कहाँ जाते थे, है ना? जी जी। ये देखो जादव, ये जगह पर उनकी मौत हुई थी। अब ये जो रास्ता है ये कहां पर जाता है या फिर वो इस रास्ते पर कहां जा रहे थे, ये तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता है। देखो, हमें पता है कि तुम इसके बारे में जानते हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सीधे सीधे बता दो। जी मैडम। प्रीति मैडम से कुछ कहिएगा मत। वो सड़क के कुछ दूर पे एक मोटेल है, वहां हमेशा वो बार बार जाते थे। मोटेल में बार बार जाते थे? क्यों, इससे नहीं जाते थे? जी साहब, एक मैडम थी। जादव,
ये जो कुछ भी तुमने देखा इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, सुप्रीति भाभी से भी नहीं, समझे? ओके? जी सर। मैडम थी, मतलब अमन का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा था। जी छोटी में बड़ी बात, साहब छुप छुप के उस मैडम से अगर मिलते थे तो इसका मतलब तो यही निकलता है। अमन उस औरत से मिलने जा रहा था जब यह हादसा हुआ। तो हो सकता है वो औरत अब भी वहीं पर हो, उसी मोटल में। चलकर मिलना पड़ेगा इस औरत से। एक्सक्यूज मी। यस मैडम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हम किसी से मिलने आए हैं। लेकिन आप लोग हैं कौन और किससे मिलना है आप लोगों को? हम लोग सीआईडी से। ये आदमी, ये आपके मोटेल में आता जाता रहता है? हाँ मैडम। किससे मिलने आता है? हमारे होटल के रूम नंबर 305 में एक मैडम रुकी हुई है रूही, वो उनसे अक्सर मिलने आता रहता है। 305? यस सर, वो अभी चेकआउट करने वाली है। ये रूही हाथ से निकलने नहीं चाहिए। कहां से जाना है? सर यहाँ से लेफ्ट। पंकज स्टेयरकेस से जाओ, हम दोनों लिफ्ट से जाते हैं। सर उधर। रूही? रुको! पूर्वी! रूही, मुझे मत मारो, प्लीज। रुको! रूही! 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 रुको! रूही! रुक जा! रूही! रुको! रुक जा! रूही! मार दो मुझे, लेकिन तुम लोग भी बच नहीं पाओगे। तुम लोगों का सच सबके सामने आ ही जाएगा। सच? कौन सा सच? मैं सब जान चुकी हूँ तुम लोगों के बारे में, सब जान चुकी हूँ। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें मारेंगे? आओ। कौन सा सच? रूही, हम सीआईडी से। सीआईडी? चलो मान लिया रूही कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वहां से भागी क्यों? मुझे लगा कि ये लोग मुझे मारने आए हैं। इसका मतलब कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? जी, वही लोग जिन्हें हम एक्सपोज करने वाले थे, उनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत थे। कौन लोग और कैसे सबूत? हाँ, बताओ। इसे तुम जानती हो ना, यमन है ना, इसी के साथ तुम मिलकर काम करती थी, इसी के साथ मिलकर तुम उन लोगों को एक्सपोज करने वाली थी जिसकी वजह से अमन की जान चली गई। देखो रूही, अब शायद तुम्हारा नंबर है, वो लोग तुम्हें मारेंगे। सर मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती सर। तो फिर बताओ जल्दी, कौन लोग हैं वो? उनका राज छुपाने से वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सर, ये लो पानी पी लो, पियो। और मैंने जो कहा ठंडे दिमाग से सोचो, अपने बारे में सोचना जरूर। मैं आता हूं।
घबराई हुई है, डरी हुई है। लेकिन अब डरने की क्या जरूरत है सर? अब तो सीआईडी के पास है वो। लेकिन सर वो हम पे भरोसा नहीं कर पा रही, थोड़ा वक्त लगेगा। से जो अमन का वकील है मयांक, उससे क्या पता चला? सर अमन ने बहुत सारी दवाई की कंपनियों में पैसा लगाया था, लेकिन वो सब की सब घाटे में चल रही थी। एक कंपनी ही है जिसने अभी अभी फाइनली फायदा करना शुरू किया था, CRM फार्मास्यूटिकल। और सर ताजुब की बात यह है कि अमन ने पिछले हफ्ते ही इस कंपनी के साथ जितने भी डीलिंग्स है वो सब तोड़ दिए, और मयंक भी इस बात से काफी हैरान था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस अमन ने जब ये कंपनी लॉस में जा रही थी तब उसके साथ तो डील नहीं तोड़ा, और जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब डील तोड़ने जा रहा है। और सर वो मयंक से कभी कोई बात छुपाता नहीं था, उसने ये बात मयंक को बताई भी नहीं। हाँ सर, मयंक ने उसका भरोसा तोड़ दिया होगा सर। आओ जरा। रोहित, CRM फार्मास्यूटिकल्स के साथ जो अमन की डील थी वो तुम्हारी वजह से कैंसिल हो गई है ना? वरना उसके पास ऐसी कोई वजह तो थी नहीं। अब सच सच बता दो कि डील तुमने क्यों तोड़वाई? क्योंकि उसने मेरे भाई का खून किया। भाई का खून? सर, मैं जिस शहर से आई हूँ उस शहर में बहुत पोल्यूशन है। मेरे भाई को पोल्यूशन से बहुत एलर्जी थी, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी। वो तो सिर्फ दवाइयों पर ही जिंदा था। एक मिनट, और वो दवाइयां थी CRM फार्मास्यूटिकल कंपनी की, हैं? जी सर, और सबकी सब नकली थी। मेरे भाई के ऊपर कोई असर ही नहीं कर रही थी, और ये बात हमें बहुत लेट पता चली, और मेरे भाई की जान चली गई। तुम्हें कैसे पता चला कि वो दवाई नकली थी? सर, मैं खुद एक प्राइवेट कंपनी में केमिस्ट हूँ। जब ये दवाइयां मेरे भाई पर असर ही नहीं कर रही थी तो मुझे शक हुआ कि क्या बात हो सकती है, तो मैंने इन दवाइयों को खुद से टेस्ट किया और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सारी दवाइयां नकली थी। नकली थी मतलब? सर, हर एक दवाई एक खास केमिकल से बनती है, और जिस दवाई की मेरे भाई को जरूरत थी वो केमिकल तो उस दवाई में था ही नहीं, जिसकी वजह से वो दवा उस पर असर भी नहीं कर रही थी। और अमन इस कंपनी में एक इन्वेस्टर था। जी सर, इसलिए मैं उससे मिलने भी गई थी, लेकिन वहां जाके पता चला कि उसमें तो उसका हाथ है ही नहीं, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी इसमें मदद करेगा। अरे सर, आप यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? हाँ, ये मेरी असिस्टेंट रूही है। हेलो। इसे देखना था कि दवाइयाँ कैसे बनती हैं। देख सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? आपको कैसे मना कर सकते हैं? आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बॉस के यहाँ चलिए, रूही अपने आप देख लेगी। रूही तुम जाओ। मैम आइए। एक मिनट सर, ज्यादा आगे मत जाना, आप यहीं तक देखना। आइए सर, मैं लेकर चलता हूँ। आप आइए। आइए सर। ये तो वही केमिकल है, लेकिन ये लोग यहाँ से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? तो हमने सारे सबूत जुटा लिए थे और सारे सैंपल्स भी टेस्ट किए थे। एक बात तो पक्की है कि सामन की मौत और CRM फार्मास्यूटिकल्स का कोई ना कोई संबंध जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बॉस, इतनी सुरक्षित कार होने के बावजूद इसकी हड्डियां कैसे टूटी ये पता चल गया। अच्छा सर, अमन के खून में से हमें एक ऐसा केमिकल मिला है जिससे एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं, मिर्गी का दौरा। माय गॉड, यार अमन को तो ब्रिटल बोन डिजीज था। मिर्गी का दौरा आ जाके वो गिर जाता, उसकी हड्डियां टूट जाती,
इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तो मतलब जिसने भी ये किया वो जानता था अमन के ब्रिटल बोन्स डिजीज के बारे में, उसने बड़े चालाकी से उसका नाजायज फायदा उठाया। पहले उसने अमन की गाड़ी का कंप्यूटर हैक किया और फिर एक्सीडेंट से पहले उसे उस केमिकल का इंजेक्शन दिया जिसकी वजह से उसे मिर्गी का झटका आ जाए। उसे मालूम था अमन किसी भी हालत में बच ही नहीं सकता। अगर मिर्गी का झटका आ जाता तो वो गिर जाता, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती और वो मर जाता। अगर उसमें से भी बचता तो कार के एक्सीडेंट में से तो बच ही नहीं सकता था वो। कि मिर्गी का दौरा पड़ने वाला जो ड्रग है कितनी देर बाद असर करता है? बस कुछ घंटे तो लगते हैं। मतलब ये ड्रग अमन को एक्सीडेंट से कुछ घंटे पहले ही दिया गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे नींद में इंजेक्शन दे दिया? हो सकता है। बस एक काम करते हैं, इस अमन की बॉडी को फिर से एक बार अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं कहीं कोई इंजेक्शन का निशान तो नहीं है। तारिका? यस सर। अच्छा शाम की सीआरएम कंपनी की नकली दवा के बारे में क्या पता चला? बॉस उन नकली दवाइयों में एम्फेड्रिन नहीं है। ओह, मतलब रूही सही कह रही थी। सर ये कुछ केमिकल्स की लिस्ट है जो सीआरएम कंपनी ने पिछले महीने मंगाई थी। माय गॉड बॉस, इसमें तो वो केमिकल सबसे ज्यादा मात्रा में जो सीआरएम की दवाई में होना चाहिए था, 500 गैलन। 500 गैलन तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। पंकज, अभिजीत और दया से कहो कि वो सीआरएम कंपनी में जाए और वहां से मुझे फोन करें। और फ्रेडी, तुम और पूर्वी अमन के घर जाओ और पता लगाओ एक्सीडेंट के दिन अमन से कौन कौन मिलने आया था। इंजेक्शन? सर, अमन तो इंजेक्शन से बहुत डरता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद को इंजेक्शन लगा ले। अपने आप नहीं लगवाया होगा तो किसी डॉक्टर से लगवाया होगा। नहीं सर, अमन तो इंजेक्शन के नाम से कोसों दूर भागता था और उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कम से कम मुझे बताता। किसी और से नहीं लगवाया, खुद नहीं लगाया, तो फिर वो केमिकल उसके खून में पहुंचा कैसे? अच्छा बता सकती है, घर से निकलने से पहले अमन किस किस से मिला? मयंक और नेहा आई थी उससे मिलने। और हाँ मैम, एक आदमी आया था अचानक से, जसवंत। जसवंत? ये जसवंत कौन है? जी, जसवंत सीआरएम कंपनी का सीईओ है और अमन ने उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। मिस्टर जसवंत, आप अमन के घर गए थे उससे मिलने के लिए उसके एक्सीडेंट के कुछ घंटे पहले? जी सर, मैं गया था लेकिन मिल नहीं पाया था। तो दरअसल उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि वो सो रहे हैं, तो मैंने सोचा वो शायद मुझे अवॉइड करना चाहते होंगे, तो मैं वापस चला आया। पापा, अमन ने हमारे साथ बिजनेस डील कैंसिल की, फिर भी आप उससे मिलने गए थे? जी बेटा, क्योंकि मैं उनको वापस लाना चाहता था सर। वो हमारी नई यूनिट के लिए बहुत जरूरी था। तो जसवंत जी, जब आप अमन से मिलने उसके घर गए तो वाइफ सुप्रीति के अलावा वहां कोई और भी था? मैं जब गया तब तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं वहां से निकला तो उनके लॉयर मिस्टर मयंक और सेक्रेटरी नेहा, वो दोनों जरूर उनके घर आए थे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बॉस ये देखो, ये निकोटिन पैच का हिस्सा और यहाँ पर देखो ये इंजेक्शन का निशान। खूनी ने यहीं से वो मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन इसे दिया है। इसका ये हिस्सा सुन्न करके, हाँ, और वो इस पैच के जरिए। इसे इमला पैच कहते हैं। इमला पैच? ये बच्चों को इंजेक्शन लगाने से पहले लगाते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एरिया सुन्न पड़ जाए और उन्हें दर्द ना हो। अब बस ये इमला पैच और ये निकोटिन वाला पैच, ये देखो बस, ये दोनों पैच एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे। हाँ, खूनी ने इस निकोटिन वाले पैच की जगह ये एमला पैच इसके हाथ पर लगाया, इसके हाथ का ये हिस्सा सुन्न कर दिया और बाद में मिर्गी के दौरे वाला इंजेक्शन यहां से लगा दिया, शायद तब जब वो सो रहा था। हाँ सर, ये कर कौन सकता? जसवंत तो एक हफ्ते से
अमन को मिला भी नहीं, तो फिर सर वो मयंक या फिर नेहा, वो तो नहीं। पंकज, ये खेल कौन खेल रहा है तो हम पता लगा ही लेंगे। अब हम भी एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें जीत सिर्फ हमारी ही होगी, हमारी जीत। हेलो, मेरा कुरियर तो तुम तक पहुंच गया होगा। कौन है तुम? और ये सब मुझे क्यों भेजा है? तुम लोगों ने अमन को तो मार डाला, लेकिन तुम लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो जब ये सबूत पुलिस तक पहुंच जाएंगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। देखो देखो देखो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का वक्त मिलता है, मैं फिर कॉल करूंगी। तो मास्टरमाइंड ये मयंक है। हेलो अभिजीत सर। सर मैं मयंक बोल रहा हूँ। सर मुझे एक कोरियर आया और एक लड़की का फोन भी आया, और उसने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे, तो मैंने सोचा ये बात आपको बता दूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, मैं देखता हूँ। थैंक्स। थैंक यू सो मच। मयंक का फोन था। उसने उस कुरियर रूही के बारे में बताया सर। और उसने ये भी कहा कि उसने जानबूझ के समय मांगा था कि हम इस तक पहुंच सके। तो ये मयंक नहीं बल्कि कोई और ही है। हाँ सर। पूरी इसने यहाँ पर नजर रखी है ना तुमने? हाँ सर, तो अभी अभी यहाँ से निकली है। कड़ी नजर रखना पूर्वी, बिल्कुल कड़ी नजर। अपनी नजरों से ओझल मत होने देना उसे। ये नेहा ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सर सर क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या है ये सब? ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
फिर हमारे बारे में ये लड़की सब कुछ कैसे जानती है? डोंट वरी बेबी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, जैसे उस अमन को ठिकाना लगाया वैसे इस लड़की को भी ठिकाना लगा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ओके? पहले हमसे तो निपट लो। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर अश्विन। अश्विन के पास तो वजह थी, तुमने अपने बॉस का खून क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। जब मुझे पता चला कि अमन सर सीआरएम फार्मास्यूटिकल की जांच कर रहे हैं, तो ये बात मैंने अश्विन को बता दी ताकि वो लोग अपनी गलतफहमियां दूर कर सके। लेकिन इसने तो अमन को ही दूर कर दिया। क्यों अश्विन? मैं जानता था कि अमन को कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो तो हमें जेल भिजवा के ही रहता। तुमने मेरे भाई को मारा, अमन का खून किया और ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी तुमने अपनी इन नकली दवाइयों से। बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। डैड नहीं मानते, इसलिए उनको बिना बताए मैंने केमिकल्स को नॉर्थ इंडिया के प्लांट में बेचना शुरू कर दिया। उससे हम नशा बनाते थे, थोड़ा प्रॉफिट हो ही रहा था। अमन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिर्फ फायदे के लिए दवाइयों की जगह पे तुम ये जहर बनाने लगे थे, हाँ? मुझे कंपनी की हालत पता थी, मैंने अमन सर को अश्विन से मिलाया था ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे टूटने से बचा सके। और अमन खुद को तुम लोगों से बचा नहीं पाया। ये सब कुछ मैंने अपने प्यार के लिए किया, मेरे अलावा कोई ये कर नहीं सकता था, क्योंकि वो अपनी निकोटीन पैच मुझे से मंगाते थे। उसके अगले दिन जब हम अमन के घर पर गए, अरे आप लोग आप ही गए? पर अमन तो सो रहे हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मैं जगा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। ओके, अब मैं अभी आती हूँ। मैम, मैं जरा वॉशरूम होकर आऊं? दौरा उसकी कमजोर हड्डियों के लिए जानलेवा बन गया। और तुम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, तुमने रिमोट कंट्रोल से अमन के कार के कंप्यूटर को हैक कर दिया और उसका एक्सीडेंट करवाया। कमाल का दिमाग पाया है तुम लोगों ने, कमाल का दिमाग। काश यही दिमाग किसी अच्छे कामों में इस्तेमाल करते तो देश का भला हो जाता, समाज का भला हो जाता। पर नहीं, तुम्हारे इस टेढ़े दिमाग ने दो मासूम लोगों की जानें ली और पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की मौतें हुई तुम्हारी इस गलत दवाइयों की वजह से। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी होगी तुम्हें। अरे यार, मैंने पहले ही कहा था समुद्र में इतना आगे मत आओ। पड़गने लेने के देने घर कैसे जाएंगे? अरे चिंता मत करना यार, अपना भोला है ना, जादू है इसके हाथों में, जल्दी ठीक कर देगा ये। हाँ, बहुत बड़ा जादूगर है। 3 घंटे से पेट तो ढीला नहीं कर पा रहा है। अरे हो जाएगा ना यार, टेंशन काहे को लेता है? अरे यार क्या बोला? मैंने तुझसे भला बुरा कह दिया यार, सॉरी यार।
अरे यार, ये हेलीकॉप्टर को नीचे क्यों उड़ रहा? यार लगता है इसका ना पेट्रोल खत्म हो गया। यार तू भी ना। हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं यार? कोई जिंदा हुआ तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे वहां जाके। ये अपनी इंसानियत उधारी देकर आया है क्या? अरे नहीं यार, ये इंसानियत छोड़ने हम लोग नहीं जाएंगे वहां पे यार। चल चल चल। अरे बाप रे, अरे ये क्या यार, फंस गए हम लोग। सीआईडी ब्यूरो, कब हुआ ये? ओह ठीक है, हम लोग देखते हैं। सर विशाल के भाई का फोन था। विशाल अपने चॉपर में अपने फार्म हाउस जा रहा था कासिद। अब ना चॉपर का पता चल रहा है ना विशाल का। क्या मतलब प्रीति का डर सही था? अरे बेबी, तुमने बेवजह सीआईडी वालों को यहाँ बुला के परेशान किया। सर आप तो जानते हैं ना, ये औरतें कितनी इमोशनल होती हैं, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हैं। बेबी घबराओ नहीं तो और क्या करूं? सर पिछले 6 महीने से रोज इन्हें धमकियां मिल रही है जान से मारने की। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत गंदे गंदे फोन कॉल्स आते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं दूसरा पति ढूंढना शुरू कर दूं। वैसे जरा शुरू से बताइए क्या हुआ क्या है? सर बड़ी छोटी सी बात है, हर बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। कभी कंपनीज को प्रॉफिट होता है, कभी लॉसेस होते हैं। इस बार हमारी कंपनीज को काफी लॉसेस हो, इसीलिए कर्जदार अपने पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। सिर्फ कर्जदार ही नहीं, वो यूनियन लीडर प्रकाश, वो भी भैया के बुरे वक्त में उनका साथ देने के बजाय सबके दिलों में उनके खिलाफ जहर घोल रहा है। सर ये देखिए, कल उनकी गाड़ी पे किसी ने ये चिपका दिया। तेरी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सर ये बस उन वर्कर्स का गुस्सा है और कुछ नहीं। एक दिन उनका यही गुस्सा तुम्हारी जान ले लेगा। सब कुछ नहीं होगा बेबी, डोंट गेट हाइपर। मैंने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सारे कर्जदारों को, सारे एम्प्लॉइज को उनका पूरा पैसा लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने एसेट्स, अपनी कंपनीज, यहां तक के इस घर को क्यों ना बेचना पड़े। रणवीर जी भैया, तुम आज ही सारे कर्जदारों, सारे एम्प्लॉइज को फोन करो, उन्हें कह दो कि 1 महीने के अंदर मैं उनका सारा पैसा चुका दूंगा। जी भैया। सर एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए, आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बेबी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना। अरे 24 आवर्स मेरे साथ सिक्योरिटी होती है, क्यों बेवजह इन्हें परेशान कर रही हो? सर शी जस्ट लव्स मी और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आए उसके लिए रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और अगर जरूरत पड़े तो फोन करना, ठीक है? श्योर। और आज की ताजा खबर ये है कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ इस चॉपर पर काशिद जा रहे थे, लेकिन चॉपर काशिद पहुंचा ही नहीं। इस चॉपर पर पायलट के साथ 5 लोग और थे। अब इस चॉपर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला मैसेज बता सकते हैं जो है इस चॉपर के पायलट की मदद की गुहार। मेडे, मेडे,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे ये वो आखिरी संदेश है जो कि एक रहस्य की ओर इशारा करता है, जिसकी गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलझेगी। आखिर कहाँ गया ये चॉपर? और अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे स्टूडियो से लाइव। कुछ लोगों ने एक चॉपर को आग की लपटों में नीचे गिरते हुए देखा है। ये एक बेहद ही दुखद समाचार है, क्योंकि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इस दुर्घटना में कोई भी जिंदा बचा होगा या नहीं। ये कैसे हो सकता है? अभिजीत, जाकर के देखो ये चॉपर कहां पर क्रैश हुआ और कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। चॉपर का एक पुर्जा अलग हो गया। ये तो पता चल गया कि चॉपर यहाँ पे गिरा है। जो भी सुराग मिलेगा यहीं से मिलेगा। लेकिन अभिजीत, समंदर में सुराग ढूंढना कोई आसान काम नहीं है यार। ये तो है यार। महेश सर, कुछ मिला? हाँ सर, हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स मिले हैं, सीट्स मिली है सर। लेकिन सर एक लाश भी मिली है। सर, ये लाश विशाल की है या वो पायलट की? सर, लाश को पहचानना मुश्किल है। पंकज, एक काम करो, ये हेलीकॉप्टर के पुर्जे और लाश फॉरेंसिक लैब भेज दो। अब सारों के साथ भी कुछ बता सकते हैं। जीत, महेश जरा बाइनोकुलर देना। क्या तो देखो, लगता है वहां कोई लवारिस नाव है। नाव में कोई दिख तो नहीं रहा। सर, आजकल के जमाने में कोई अपना घर या दुकान भी अकेले छोड़ के नहीं जाता है। ये तो पूरी की पूरी नाव यहाँ पे लवारिस खड़ी है। यार पंकज, दो ही सूरतों में लोग अपनी चीजें छोड़ते हैं। एक या तो उनके लिए बेकार हो, और दूसरी सर, और दूसरी जब वो उनके लिए मुसीबत बन जाती है। नाव तो बेकार दिख नहीं रही, तो जरूर ये नाव उनके लिए मुसीबत बन गई है। 3 लाशें। तीनों को गोली मारी। क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे? कोई गैंग वॉर या इन तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया जो इन्हें देखना नहीं चाहिए था? जिस किसी ने भी गोली मारी है वो यहाँ पे किसी दूसरी नाव से आया होगा, या फिर गोली मारने के बाद किसी दूसरी नाव से गया भी होगा। अभिजीत, खाने के 4 प्लेट्स हैं।
4 प्लेट्स और 4 बैग भी हैं। 3 लाशें और 4 प्लेट, मतलब कोई और भी था? कोई ज्यादा था इनके साथ में? या तो वो मुजरिमों के साथ मिला होगा या फिर बच के भाग गया। या फिर सर चौथी लाश होगी तो किसी ने पानी में भी डाल दी होगी। यार अब सवाल ये उठता है, ये तीनों खून उस चॉपर वाले केस से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ कोई अलग अपराध हुआ इस समंदर में? ढूंढ लिया, ये पता लगा लिया तारिका, तिनके का पता लगा लिया। नाम क्या है उस तिनके का? नाम है कंपोला बर्डिटॉक्साइड। कंपोला बर्डिटॉक्साइड? यस। ओह माय गॉड, मतलब इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ? करेक्ट, इस चॉपर का एक्सीडेंट नहीं हुआ तारिका, इस केमिकल के जरिए इसमें ब्लास्ट करके इसका एक्सीडेंट करवाया गया है। क्या कहा तूने? कैंपोला बर्डिटॉक्साइड? हाँ बस, इस कैंपोला बर्डिटॉक्साइड से ही बॉम्ब बनाया, उस बॉम्ब से उस चॉपर में ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, कैंपोला बर्डिटॉक्साइड से। तो उस लाश के बारे में क्या पता चला? वो मैं जल्दी बताता हूँ। यार सारुंगे जल्दी बता, हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि पता चल चुका है कि विशाल की मौत ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, एक वेल प्लान मर्डर था। मर्डर। क्या भैया के चॉपर में बॉम्ब? जी हाँ, विशाल की चॉपर में बॉम्ब था। वैसे क्या लगता है आप दोनों को, कौन कर सकता है? ये किसने किया होगा? सर ये काम तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना चेकिंग के तो बॉम्ब तो क्या एक सुई तक लेके जा नहीं सकता कोई। आपकी तारीफ? सर ये मिस्टर शेखर हैं, भैया के सिक्योरिटी चीफ। शेखर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। आपकी लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। सर मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ? मैंने आज तक अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, इसीलिए विशाल सर का आज तक कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया सर। पता नहीं सर इस बार कैसे हो गया ये। वाकई में इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, चॉपर में चढ़ने वाले हर आदमी की पूरी चेकिंग की जाती है। वैसे आप? सर मेरा नाम नताशा है, मैं विशाल सर की कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अगर वाकई सिक्योरिटी इतनी टाइट थी तो फिर बॉम्ब चॉपर के अंदर ब्लास्ट हुआ कैसे? सर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मिसाइल की तरह नीचे से ऊपर चॉपर पे निशाना साधा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर वहां समुद्र में वो नाव भी तो थी जिसमें वो मछुआरे थे जो बेचारे मर गए। शायद उन्होंने मुजरिमों को देखा होगा ये सब करते हुए। सर तेरी हिम्मत कैसे हुई यह कदम रखने की? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक मिनट, कौन है ये आदमी? सर यही है वो यूनियन लीडर प्रकाश। सर इसी ने मारा मेरे भाई को, इसे अरेस्ट कर लीजिए। साहब मैं उन्हें क्यों मारूंगा? तू ही धमकी दे रहा था ना? अरे लेकिन मैं विशाल साहब को क्यों मारूंगा? मैं तो यहाँ शोक जताने आया था। वाह ये अच्छा है, पहले इंसान को मार दो और फिर आके मगरमच्छ के आंसू बहाओ। साहब ये सच है कि हम लोगों ने उनको धमकी भेजी थी, लेकिन हमने विशाल साहब का नमक खाया है। अरे उनको जान से मारने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते साहब। तो फिर क्यों दी धमकी? साहब जब से उनकी कंपनी में घाटा हुआ, ना जाने कितने घरों में चूल्हे बंद हो गए। अब भूखे पेट दुआ तो नहीं निकलेगी ना साहब। गुस्सा था बस। विशाल साहब को मार के हमें क्या मिलेगा? हमारा फायदा तो इसमें था कि वो जिंदा रहते, हमें हमारे पैसे मिल जाते। और साहब उन्होंने तो वादा भी किया था कि तुम सबके पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। झूठ बोल रहे हो तुम। सर इसे ब्यूरो ले चलते हैं। नहीं फ्रेडी, ये प्रकाश झूठ नहीं बोल रहा है। विशाल की मौत का जिम्मेदार कोई गरीब मजदूर नहीं, कोई उसका आमिर दुश्मनी है। कोई ऐसा अमीर
जो विशाल की मौत किसी भी कीमत पर चाहता है। एक काम करो, विशाल के सारे अकाउंट्स की छानबीन करो, अच्छी तरह से देखो, पता लगाओ क्या कर्जे से बचने के लिए उसने कोई बंदोबस्त किया था क्या। सर, जिस नाव में मछुआरों की लाशें मिली हैं उनका पता चल गया है। वो अजय नाम है सर उसका। तो चौथा आदमी वही था जो गायब है। सर, हो ना हो चॉपर ब्लास्ट में और मछुआरों के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ सर, अजय के घर जा रहे हैं पूछताछ करने। ओके सर। अरे ये अजय का घर कहाँ है? वहाँ लेफ्ट में। लेफ्ट में? हाँ, थैंक यू। सीआईडी सर, मैं अजय का पिता और ये अजय की माँ है। और आप लोग कौन? जी सर, हम अजय के चचेरे भाई हैं। जैसे पता लगा सर कि अजय गायब हो गया है तो हम इनकी मदद के लिए आ गए। हम जानते हैं इस वक्त आप लोग काफी परेशान होंगे, पर अजय को ढूंढने के लिए हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। कोई खबर मिली अजय की? कब कोई फोन वगैरह आया हो? अभी तक कोई फोन नहीं आया सर। आप लोग उम्मीद बता रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अजय कहाँ है। उम्मीद कैसे न खोए, जिसका बेटा खो गया हो और उसके साथियों की लाशें मिली हो, तो आप सोच सकते हैं कि माँ बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी। हम आपका दुख समझते हैं। पूरा गांव अजय को ढूंढ रहा है पर वो मिल ही नहीं रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको फौरन खबर कर देंगे। और इस दौरान अगर अजय आप लोगों को फोन करता है तो हमें जरूर बताइएगा। जी सर। सर, अगर ये अजय जिंदा होता तो एक बार घर पे फोन तो करता ना। हो सकता है उसे मौका ना मिला हो, या कहीं मुजरिम तो नहीं उठा ले गए उसे। हो सकता है जब उसे पता चला कि उसकी जान को खतरा है तो कहीं छुप के बैठा होगा। यार, उसकी नाव किनारे से 40 किलोमीटर अंदर समंदर में थी। इतनी दूर तो वो अकेले तैर के आ नहीं सकता। या तो दुश्मन की नाव में बैठ के निकल गया होगा, या फिर किसी दूसरे नाव वाले से उसने मदद मांग ली होगी। ठीक है, जेट्टी चल के पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने उसे देखा हो या मदद की हो। बॉस, ये तो कंफर्म हो गया है कि वो लाश विशाल के बॉडीगार्ड की, लेकिन अभी मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बड़ी खबर देने वाला हूं। बड़ी खबर? सालू के साथ आपकी गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दिया? नहीं बता। पूर्वी, वो पायलट वाली ऑडियो क्लिप एक बार फिर से सुना। सर, मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। मेरे एक बार फिर से प्ले कर। मेरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? मेरे काबू में कुछ नहीं है। कहना क्या चाहता है? बस ये आवाज गौर से सुनी तो मुझे लगता है पायलट की आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है। हाँ, डर के मारे आवाज कांप रही है। नहीं, ये डर नहीं है बस, ये किसी नशीली चीज की वजह से। सर, मतलब पायलट ने चॉपर उड़ाने से पहले? चॉपर उड़ाने से पहले नहीं, दारू नहीं पी थी। बस बॉडीगार्ड की लाश को जब मैंने अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो मुझे उसकी लाश में एक नशीली दवाई के ट्रेसेस मिले, और जिस तरीके से इस पायलट की आवाज लड़खड़ा रही है, मुझे पक्का यकीन है इसे भी वही नशीली दवाई दी गई। यार सालू, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये खूनी सबको वैसे ही मारने वाला था तो फिर उसने बेहोशी की दवा क्यों दी? सर, अगर पायलट और बॉडीगार्ड को दवाई दी गई है तो फिर बाकी पैसेंजर्स को भी दवाई दी गई होगी। एग्जैक्टली, दी गई थी। बस मुझे लगता है चॉपर में जितने भी लोग थे सबको ये नशीली दवाई दी गई थी, और जब मैंने लाश को अच्छी तरह से एग्जामिन किया तो पता लगा कि ये दवाई 6 से 7 घंटे पहले दी गई थी। चॉपर के क्रैश होने से ठीक 6-7 घंटे पहले चॉपर उड़ा था विशाल के घर से, तो फिर चॉपर में खाने पीने का सामान भी तो विशाल के घर से ही आया होगा। मतलब जो भी गड़बड़ हुई है विशाल के घर में हुई है, विशाल के घर में। ओह,
व्हाट नॉनसेंस। घर के खाने में कोई बेहोशी की दवा क्यों मिलाएगा? वो तो वही बताएगा ना जो घर का खाना बनाता है। वैसे आपके घर का खाना कौन बनाता है? ओहो, तानिया जी आप बनाती है खाना? वाह सर, आज भी बढ़िया खुशबू आ रही है किचन से। क्या बना है खाने में? पालक पनीर खाएंगे आप? अरे नहीं फ्रेडी, चखने की सोचना भी मत। पता नहीं आज भी कुछ खाने में डाल दिया हो तानिया जी ने। सर आप ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते मुझ पर। और उस दिन भाभी खुद आई थी मेरे साथ खाने में हाथ बटाने के लिए। अरे वाह, यह अच्छा है, जो मर गया उसी पे इल्जाम डाल दो। सर आप इस तरह मेरी बीवी की इंसल्ट नहीं कर सकते। घर में इतने सारे लोग हैं, अगर घर में किसी ने खाने में कुछ मिलाया भी हो तो जरूरी नहीं कि वो तानिया ही हो। लेकिन वजह तो सिर्फ तुम दोनों के पास थी। विशाल और प्रीति की मौत के बाद कंपनी तुम दोनों के नाम पर होगी। सर आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। डूबी हुई कंपनी मेरे नाम ना ही हो तो ही बेहतर है। वैसे उस दिन किचन में कौन कौन था तुम्हारे अलावा? उस दिन बहुत सारे लोग आए थे और मुझे अच्छे से याद है उस दिन मैंने हलवा बनाया था। विशाल भैया खुद किचन में आके हलवा चख कर गए थे। विशाल भी आया था किचन में? सर मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि उस दिन से पहले कभी भैया किचन में नहीं आए। शेखर, हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त तुम हर एक की अच्छी तरह से चेकिंग करते हो ना? यस सर। क्या विशाल की भी चेकिंग की थी? सर विशाल सर को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ सर, वो मालिक है मेरे। रेडी, मछुआरों के गांव का चप्पा चप्पा छान मारो, एक एक घर ढूंढो। वो अजय मछुआरा मिलना ही चाहिए। अगर अजय मिल गया तो समझ लो ब्लास्ट की वजह भी पता चल गई। क्योंकि अब सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। विशाल कर्जे में डूबा था, अब कर्जे से निकलने का सबसे आसान तरीका है मौत। खुद की मौत, खुद की झूठी मौत। अरे सुनो भाई, ये अजय के साथ जो कुछ हुआ पता ही होगा ना? आप लोगों में से किसी ने उसकी मदद नहीं की? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। अगर तुम लोगों ने मदद नहीं की तो किसी और ने की होगी। अगर जानते हो तो बता दो। देखिए, अजय हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमें कुछ मालूम होता तो हम अब तक बता दिए होते। अच्छा, जहाँ पे अजय की नाव मिली थी, जो जिसमें लाशें थी, वहाँ और कोई भी जाता तुम लोगों में से मछली पकड़ने? नहीं साहब, उतना अंदर समंदर में कोई नहीं जाता। पता नहीं अजय अपने साथियों के साथ कैसे उतना अंदर चला गया। अच्छा एक बात बताओ, ये सब अजय के साथ हुआ है, तो ऐसा किसी और के साथ कुछ हुआ है अजीब, रोज से कुछ अलग? गांव में, समंदर में, यहाँ जेट्टी पे कुछ अजीब सा देखा हो, सुना हो? पक्का तो नहीं कह सकता साहब, पर आप एक बार मदन से मिल सकते हैं। वो शायद अजय के बारे में कुछ जानता हो। क्यों? ऐसा क्यों लगता तुम्हें? साहब, मदन को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है और वो रोज की तरह आज जेटी पर भी नहीं आया है। वो अपने बोट की पेंटिंग भी करा रहा है साहब। लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहा है। कहाँ मिलेगा मदन? रहता कहाँ वो? ये मदन तुम ही हो? हाँ साहब, आप लोग कौन? तुम्हारे रिश्तेदार, सीआईडी। अरे सीआईडी वाले? तुम अजय को जानते हो ना? मदद की थी तुमने उसकी? हाँ? एक बता दे वरना हमारा हाथ उठ जाएगा। साहब, अजय मुझे जख्मी हालत में बीच समंदर में उस हेलीकॉप्टर के मलबे के पास मिला था। मैं उसे अपनी नाव में लेकर किनारे तक लेकर आया। अजय बहुत डरा हुआ था साहब। मेरा फोन ले, बात कर ले, घर बात कर ले एक बार। आराम से, घबरा मत तू। हाँ, कर ले, हो गया। अच्छा, आराम आराम से, आराम से, और
अरे अरे तू कहाँ भागा अजय? अरे तू क्यों भाग रहा है? अरे तुम लोग कौन है? कौन है तुम लोग? तू मार रहा है मुझे? मुझे क्यों मारे? साहब उन लोगों ने मुझे बहुत मारा साहब। और वो अजय? अजय का क्या हो? अरे साहब बताया तो, अजय भाग गया और उसके पीछे वो गुंडे लोग गए। उन लोगों के हाथ नहीं आया तो उन लोगों ने मुझे ही पीट डाला। चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है विजय। इसके कहने के हिसाब से अजय ने अपने घर वालों को फोन किया था, जबकि उसके घर वाले बोल रहे थे कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। अजय के घर वाले कुछ नर्वस लग रहे थे वैसे। कहीं इनकी घबराहट की वजह कुछ और तो नहीं है? लेकिन अजय के माँ बाप ने बताया कि अजय ने कांटेक्ट किया ही नहीं। एक बात, अजय के माँ बाप काफी डरे हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से वो सच बताना नहीं चाहते। हो सकता है अजय के फोन कॉल के बारे में उन मुजरिमों को पता चल गया हो और उनमें से कोई अजय के घर वाले के साथ नहीं हो, जिसकी वजह से वो हमसे कुछ कह नहीं पाए। सर वो दोनों चचेरे भाई, उनकी शक्लें याद है सर? इतनी बुरी शक्ल, दोनों गुंडे टाइप लग रहे थे। मतलब अजय ही नहीं, उसके माँ बाप की जान भी खतरे में। किसी भी तरीके से उन लंगूरों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे? पड़ोसी पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? आपके लिए खाना। हमें खाना नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अजय भैया को कैसे ढूंढेंगे? आपको खाना लेना ही पड़ेगा। देखो बेटा, हमें भूख नहीं है। आपको खाना लेना ही पड़ेगा अजय की खातिर। अच्छा मैं चलती हूँ। कौन आया है? पड़ोसी की बेटे पूजा खाना लेकर आई थी। मुझे लगा कोई अजय की खबर लेके आया होगा। माँ जी, अजय की खबर? मुझे भी यही लगा कि कोई अजय की खबर लाया होगा। खाने ले थे ना वो? और कुछ तो नहीं है? जय माँ जी। अंकल जी, अजय का क्या हो गया? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसको? अरे इतना घबराए क्यों अंकल जी? कुछ नहीं। हाँ? कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं छुपा रहे हो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिखाओ दिखाओ क्या छुपा रहे हो? नहीं नहीं बात दिखा, आप क्या छुपा रहे हैं? बता किसका है? अजय का लेटर है। क्या लिखा है? पता चल गया क्यों कहाँ है? भाई साहब, ये अजय के साथ क्या होता जानते हैं? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। मैं नहीं जानता अजय को। यही गांव में रहते हो ना? हाँ, इसी गांव का। जी। अजय बहुत होशियार समझ रहा था ना अपने आप को। तेरा टाइम खत्म। गलत कह रहे हो चचेरे भाई।
सीआईडी? टाइम तो तेरा खत्म। चल। तुम मुझ तक तो पहुंच गए, मगर ये मत सोचना कि अजय को बचा लोगे। हमारा पूरा गैंग ढूंढ रहा है उसे। तड़पा तड़पा के मारेंगे उसे, तड़पा तड़पा के। कौन किसको तड़पा के मारेगा बहुत जल्द पता चल जाएगा तुमको। और तू अजय की फिक्र मत कर, बहुत जल्दी वो खुली हवा में सांस लेगा। हैं? अब तो चल चल। सीआईडी, आपके यहाँ कोई अजय नाम का आदमी रहता है? अरे ये तो सीआईडी वाला था, ये तो मुझे बचाने आया था। कुछ पता चला अजय का? सर सब जगह देख ली, अजय का कुछ पता नहीं चला। हाँ सर, गांव का हर घर हर गोडाउन छान मारा, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन उस अजय का कोई पता नहीं चल रहा है। इस गांव के दूसरी तरफ चल के देखते हैं। बाप रे सीआईडी, अब क्या करें? अरे इसे छोड़, अपनी जान बचा, भाग! देखो सर, रुक जाओ! आओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? और कौन है ये लोग? तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? कौन हो तुम? मैं अजय। अजय, अरे मिल गया, ये मिल गया ये। अरे मालूम है तुझे, कब से ढूंढ रहे थे हम लोग तुझे।
समंदर में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी जान को इतना बड़ा खतरा हो? बताता हूँ। इंसानियत के वास्ते मैं अपने साथियों के साथ उन हेलीकॉप्टर वालों की मदद करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मदद के बदले मेरे साथियों की जान चली जाएगी। तुमने वही किया जो एक अच्छे नागरिक को करना चाहिए। अपने साथियों की मौत के लिए खुद को दोष मत दो। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर के मलबे के बाद जब तुम गए थे तो तुमने क्या देखा वहां पर? वहां पे किसी को जिंदा देखा था क्या तुमने? हाँ। और उसकी मदद के लिए वहां पर पहले से एक दूसरी नाव मौजूद थी। कौन था वो जो जिंदा था? तुम जानते हो उसे? सब कुछ बता दो। सब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट में सब लोग मारे गए थे सिवाय हमारे बॉस के। उन्होंने पैराशूट से पहले ही छलांग लगा दी थी और हम उन्हें अपनी बोट में लेकर चले गए थे। सब सच बोल रहा हूँ। कौन है तुम्हारा बॉस है? और कहाँ ले गए तुम लोग? जल्दी बता, जरा हम भी तो मिले तेरे बॉस से। सीआईडी जा, गोली लग जाएगी। बॉस कहाँ है तुम्हारा? नहीं, कोशिश भी मत करना, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे सारे किराए के गुंडे हमारे हिरासत में, कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। बड़ा अफसोस हो रहा ना तुम्हें, हाँ? कि सीआईडी से मदद क्यों ली? एक्चुअली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, जब तक ये कर्जदारों का झंझट खत्म नहीं हो जाए आप लोग विशाल को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं प्लीज। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? विशाल का दिमाग खराब हो गया था। कर्जदारों के पैसे चुकाने के लिए वो हमारी कंपनी, घर, फार्म हाउस, जेवर, गाड़ी सब कुछ बेचना चाहता था। तो तुमने कंपनी का सारा पैसा विदेशी बैंकों में ट्रांसफर कर दिया, सोचा वहीं जाके नई लाइफ सेट कर लोगी। और यहाँ कर्जदारों को लगता कि चॉपर ब्लास्ट में सारे लोग मारे गए, हमेशा के लिए झंझट खत्म। क्यों? हाँ, इसलिए मैंने केमिकल वाला बॉम्ब टिफिन में डाला और टिफिन विशाल को पकड़ा दिया। Hurry up, sweetheart. We're getting late. मुझे पता था सिक्योरिटी वाले विशाल या उसके हाथ की किसी भी चीज को चेक नहीं करेंगे। और सबके खाने में वो नशीली दवाई इसलिए मिलाई ताकि उनके बेहोश हो जाने के बाद आसानी से पैराशूट से कूद जाओ और फिर वो रिमोट कंट्रोल दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, है ना? सर एक बात बताइए, आप बहुत साल से सीआईडी में हैं, इससे बेहतर प्लान आपने कभी देखा? आपके पति जो कर रहे थे ना, उसे इंसानियत कहते हैं मैडम। सलाखों के पीछे बैठ के सोचते रहना अपने जुर्म के बारे में। जब सच्चाई का एहसास होगा अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।